प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है, बीए पार्ट में अशोक कुमार छाछिया, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय कोटपुतली। जैसा कि आपको पता है, आप लोग नागरिकता संबंधी अरस्तू की अवधारणा पढ़ रहे हैं, जो बीए पार्ट थर्ड ईयर का फर्स्ट पेपर है। नागरिकता संबंधी सिद्धांत की व्याख्या हम कर चुके हैं। अब हम देखेंगे अरस्तू की नागरिकता की आलोचना। तो सबसे पहला है आधुनिक राज्यों में अमान्य। अरस्तू की नागरिकता की अवधारणा आधुनिक राष्ट्र राज्य के संदर्भ में पूर्णतः अमान्य है। आधुनिक राज्यों में नागरिकता का संबंध उनमें प्रचलित शासन प्रणाली से नहीं होता है। इन राज्यों में स्थायी निवास, जन्म आदि के आधार पर सभी वयस्क स्त्री पुरुषों को नागरिकता प्राप्त होती है। अर्थात आधुनिक राज्यों में एक बहुत बड़े जनसमूह को नागरिकता का दर्जा प्राप्त होता है। इसके विपरीत अरस्तू ने विभिन्न शासन प्रणालियों के संदर्भ में नागरिकता की अवधारणा को प्रस्तुत किया है और उसका समस्त विवरण मुख्यतः प्राचीन यूनानी राज्यों में प्रचलित प्रत्यक्ष लोकतंत्र के संदर्भ में ही उपयुक्त है। इससे राज्य की जनसंख्या के एक बड़े भाग को नागरिकता के अधिकार से वंचित कर दिया गया है। अर्थात बच्चों, आपको पता है कि वर्तमान राष्ट्र राज्यों के लिए यह अवधारणा अब उपयुक्त नहीं है। जैसे हम वर्तमान राज्यों में, जैसे हम भारत की ही बात करते हैं, तो भारत के ज़्यादातर लोगों को, स्त्री हो या पुरुष, एक वयस्क मताधिकार का प्राप्त होता है और सभी को नागरिकता प्राप्त होती है। उसमें कोई शासन प्रणालियों के उलटफेर से नागरिकता के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। नागरिकता सभी व्यक्तियों को एक मिली हुई होती है। कुछ एक अपवाद है जिनको छोड़ दिया जाए तो लगभग भारत के संपूर्ण नागरिकों को, स्त्री पुरुषों को नागरिकता मिली हुई है। लेकिन अरस्तू का जो अवधारणा थी उसको प्राचीन यूनानी के संदर्भ में देखा जा सकता है, तो वर्तमान राज्यों के लिए यह अनुपयुक्त होती है, अनुपयुक्त प्रतीत दिखाई देती है। दूसरा है बच्चों अति संकीर्ण दृष्टिकोण। नागरिकता के बारे में अरस्तू का दृष्टिकोण अति संकीर्ण है और इसे अनुदारवादी दृष्टिकोण कहा जा सकता है। इसका परिणाम यह हुआ कि नागरिकता एक विशेष वर्ग का अधिकार बन गई। उसने जनसंख्या के विभिन्न वर्गों को नागरिकता के अधिकार से वंचित रखने के लिए जो तर्क दिए हैं वे अबौद्धिक हैं और एक सीमा तक प्रतिक्रियावादी प्रकृति के हैं। उसका यह तर्क स्वीकार नहीं किया जा सकता कि स्त्रियों का बौद्धिक स्तर निम्न होता है अथवा जो श्रम करते हैं वे मानसिक स्तर से हीन श्रेणी वाले होते हैं। तो बच्चों, दूसरा अपना जो है, यानी अरस्तू की जो नागरिकता की अवधारणा है अति संकीर्ण है। किस तरीके से? क्योंकि उन्होंने स्त्रियों को इस योग्य ही नहीं माना कि वह नागरिक बन सके। वह कहते हैं कि बौद्धिक दृष्टि से स्त्रियां जो होती हैं वो हीन प्रकृति की होती हैं। और दूसरी बात उन्होंने ये बताया है कि जो व्यक्ति ज़्यादा एक्सरसाइज या ज़्यादा मेहनत करता है वह रिजिड हो जाते हैं, तो उनको भी वह नागरिक नहीं मानता, जो उसका अति संकीर्ण दृष्टिकोण है। नेक्स्ट है बच्चों कठोर सिद्धांत। अरस्तू की नागरिकता संबंधी अवधारणा अपनी प्रकृति से एक कठोर सिद्धांत है। उसने इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की है कि यदि कोई नागरिक उचित एवं आवश्यक योग्यताएं अर्जित कर ले तो उसे नागरिक बना दिया जाएगा या नहीं। राज्य के ऐसे श्रमिक जो बाद में पर्याप्त शिक्षा एवं संपत्ति प्राप्त करने में कर लेते हैं वे नागरिक बनने का दावा नहीं कर सकते। अर्थात बहुत कठोर है। यानी जो व्यक्ति एक बार मान लीजिए मजदूर है और वह उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेता है तो राज्य इस बात की कोई व्यवस्था नहीं करता कि उसको नागरिक बना दिया जाए। तो इस तरह से इसका सिद्धांत बहुत कठोर है। मात्र एक प्रकार के राज्य से संबंधित। अरस्तू ने नागरिकता की परिभाषा मात्र प्रत्यक्ष प्रजातांत्रिक शासन वाले राज्य के संदर्भ में प्रस्तुत की है। इस प्रकार तत्कालीन राजतंत्र एवं कुलीन तंत्र के संदर्भ में उसकी परिभाषा महत्वहीन हो जाती है। आधुनिक
प्रजातंत्र में भी उसकी नागरिकता की परिभाषा लागू नहीं हो सकती। तो आप देखते हैं बच्चों किस तरह से उन्होंने प्रत्यक्ष प्रजातंत्र वाले शासन व्यवस्था के संदर्भ में ही प्रस्तुत की है। जहाँ अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र है अर्थात वर्तमान में जैसे हम देखते हैं तो उसमें ये नागरिकता लागू नहीं होती। सैद्धांतिक अंतर्विरोध। अरस्तू के अनुसार राज्य का उद्देश्य सार्वजनिक हित की वृद्धि करना है। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि राज्य की जनसंख्या के सभी वर्गों को शासन कार्य में भाग लेने का अवसर मिलना चाहिए, अर्थात सभी को नागरिकता का अधिकार मिलना चाहिए। किंतु अरस्तू ने नागरिकता के अधिकार को सीमित करके जनसंख्या के एक बड़े भाग को सार्वजनिक हित की वृद्धि में सहयोग देने से रोका है। तो देखिए बच्चों, इस तरह से यानी बहुत बड़े भाग को एक तरफ तो अरस्तू कहता है कि राज्य का उद्देश्य है अच्छे जीवन यानी नैतिक उत्तम जीवन जीने का अधिकार देता है, यानी उत्तम राज्य का उद्देश्य है नागरिक को उत्तम जीवन जिलाएं। लेकिन दूसरी तरफ ही वो नागरिकों के एक बड़े भाग को नागरिकता से वंचित कर उसके साथ दोहरा व्यवहार करता है, जो बात उचित नहीं है। नेक्स्ट है बच्चों धन व सत्ता का प्रयोग। अरस्तू के अनुसार नागरिक बनने के लिए पर्याप्त धन होना आवश्यक है, किंतु जब धनिक लोग नागरिक के रूप में राजसत्ता का प्रयोग करेंगे तो धन व सत्ता का गठबंधन प्रभावशाली हो जाएगा। ऐसे नागरिक सार्वजनिक हित की वृद्धि के नाम पर अपने वर्गीय हितों की रक्षा का प्रयत्न कर सकते हैं। इस प्रकार अरस्तू ने प्लेटो की इस शिक्षा की उपेक्षा की है कि जब राज्य में धन व सत्ता का संयोग हो जाता है उसका पतन भी सुनिश्चित है। बच्चों, आपने एक कहावत सुनी होगी कि सत्ता भ्रष्ट करती है और पूर्ण सत्ता पूर्णतया भ्रष्ट करती है। अर्थात जिस व्यक्ति के पास राजनीतिक आर्थिक और राजनीतिक सत्ता दोनों हो जाती हैं तो वह भ्रष्ट हो जाता है। तो यहाँ भी व्यक्ति के पास उन्होंने माना है कि धन का प्रयोग होता है, उसको नागरिक बनाना जाना चाहिए। तो बच्चों, यदि व्यक्ति के पास धन है और तो वह धनवान तो है ही है, उसके पास राजनीतिक सत्ता और आ जाती है तो वह पूर्ण भ्रष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से प्लेटो ने इस बात का खंडन किया है, इसकी कोई समाधान नहीं किया है। राज्य की एकता व स्थिरता को भय। अरस्तू अपने नागरिकता के सिद्धांत द्वारा राज्य को दो स्पष्ट विरोधी गुटों में बांट देता है, नागरिक तथा अनागरिक। इसमें से प्रथम पर्याप्त धनवान तथा अधिकार संपन्न वर्ग है और द्वितीय निर्धन तथा असंतुष्ट व उपेक्षित वर्ग है। इन दोनों के हित परस्पर विरोधी हैं और इसके बीच ईर्ष्या व द्वेष होना स्वाभाविक है। वस्तुतः यह स्थिति राज्य की एकता व स्थिरता के लिए संकट उत्पन्न करने वाली है। तो आपने देखा होगा बच्चों, किस तरह से देखें अरस्तू ने नागरिकता के कारण एक तरफ तो धनवान और नागरिक यानी संपन्न वर्ग और वह भी नागरिक, और दूसरी तरफ निर्धन वर्ग और असंतुष्ट और उपेक्षित वर्ग है जो नागरिकता से वंचित है। तो इस तरह से समाज को उसने दो वर्गों में बांट दिया है। तो यह राज्य के हित के लिए ठीक नहीं है। नेक्स्ट बच्चों, व्यावहारिक दृष्टि से प्लेटो का अनुकरण। वैज्ञानिक सैद्धांतिक रूप से प्लेटो व अरस्तू के नागरिकता संबंधी विचारों में अंतर दिख पड़ता है, किंतु वास्तव में दोनों के विचार एक जैसे ही हैं। अर्थात व्यावहारिक दृष्टि से अरस्तू ने प्लेटो की नागरिकता की धारणा का अनुसरण किया है। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य के सभी व्यक्तियों को नागरिक माना है। उसके विपरीत उसने कृषि एवं व्यापार का कार्य करने वाले उत्पादक वर्ग को भी नागरिक माना है। अरस्तू ने इन कार्यों को करने वाले व्यक्तियों को नागरिक नहीं बताया है। यह इन दोनों विचारकों के बीच सैद्धांतिक अंतर है। व्यवहार में प्लेटो ने उत्पादक वर्ग के नागरिकों को शासन कार्य से दूर रखा है, अर्थात वे नागरिक होकर भी वास्तव में नागरिक अधिकारों से वंचित है। परंतु अरस्तू ने उससे उन्हीं विचारों का अनुकरण करते हुए प्रत्यक्ष रूप से उक्त कार्यों से संबंधित व्यक्तियों को नागरिक नहीं माना है। अर्थात बच्चों, आपने देखा होगा प्लेटो और अरस्तू में दोनों में एक जगह पे यहाँ समानता दिख पड़ती है। प्लेटो ने हालांकि सभी व्यक्तियों को नागरिक माना है,
कमज़ोर वर्ग को भी, उत्पादक वर्ग को भी नागरिक माना है। लेकिन अरस्तु इन वर्गों को नागरिकता नहीं देता है। यह इस तरह से समानता है कि प्लेटो ने उत्पादक वर्ग के नागरिकों को शासन कार्यों से दूर रखा है। यही बात अरस्तु ने की है कि उसने उत्पादक वर्ग को अर्थात श्रमिक वर्ग को नागरिकता प्रदान नहीं की, जो दोनों में लगभग एक समानता है। अस्पष्ट विवरण। अरस्तु ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि किसी नगर राज्य के उपनिवेश में बसने वाले व्यक्तियों को उस नगर राज्य का नागरिक बनाने का अधिकार प्राप्त होगा अथवा नहीं। व्यवहारिक दृष्टि से यह उनके सिद्धांत का दोषपूर्ण है। अर्थात उन्होंने ये नहीं बताया कि उस राज्य का उपनिवेश अर्थात उसमें उपनिवेश में रहने वाले व्यक्तियों को नागरिकता मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो इस तरह से इनका ये अस्पष्ट है। निष्कर्ष बच्चों, उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि अरस्तु की नागरिकता संबंधी अवधारणा प्राचीन यूनानी नगर राज्यों के संदर्भ में तो सही थी, बढ़िया यथार्थवादी थी, सही मानने में सही विचारधारा प्रस्तुत करती है और इस दृष्टि से वह इसकी प्रशंसा भी की जा सकती है। लेकिन व्यवहार में देखा जाए तो मध्य युग के और वर्तमान युग के आधुनिक राज्यों के लिए यह नागरिकता की संबंधी अवधारणा जो है वह स्वीकार नहीं की जा सकती। तो इस तरह से हम देखते हैं बच्चों, आज का अपना टॉपिक यानी अरस्तु की नागरिकता संबंधी सिद्धांत की हम प्रमुख विशेषताएं और आलोचनाएं सब कुछ कर चुके हैं। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक होगा वह नेक्स्ट कल बता दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। ओके।